पिगमेंट्स के रूप में कैरोटीनॉइड आकर के अटैच कर गया, लिपिड के साथ कैरोटीनॉइड अटैच कर गया, तो ये आपको क्रोमोलिपिड का क्रोमोलिपिड का फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आपका विटामिन ए है, ये क्या है? क्रोमोलिपिड। विटामिन ए जो बोलते हैं हम लोग, ये एक प्रकार का क्रोमोलिपिड है, या कैरोटीन बोला जाएगा तो कैरोटीन क्या है? क्रोमोलिपिड है। समझ में आया? सिमिलरली अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप या कंजुगेंट्स के फॉर्म में कोई अमाइनो एसिड अगर आ गया या पेप्टाइड आ गया, अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स का अटैचमेंट देखा जाता है, तब इस कंडीशन में इसे कहा जाएगा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, लिपिड में क्या लग गया? प्रोटीन का, समझ गए? तो लिपोप्रोटीन का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी तो आपका वो टॉपिक हटा दिया है, लेकिन उसमें डाइजेशन में मॉलिक्यूल बनता है काइलोमाइक्रोन, माउथ में बनता बोलस, स्टमक में बनता काइन, इंटेस्टाइन में बनता काइल। काइल जो होता है उसका फैट डेरिवेटिव जितने भी होता है वो बनाता है काइलोमाइक्रोन्स। तो ये काइलोमाइक्रोन जो है वो क्या है? लिपोप्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। एक में एक व्हाइट पोर्शन होता है और एक येलो पोर्शन होता है। येलो पोर्शन को कहते हैं यॉर्क। तो एग का जो एक यॉर्क है वो एक प्रकार का लिपोप्रोटीन का फॉर्म रिप्रेजेंट है। समझ में आया? आपके सेल मेम्ब्रेन में भी ये लिपोप्रोटीन पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। ऐसे ये सोर्स है जहां पे लिपोप्रोटीन का एग्जिस्टेंस दिखा। सिमिलरली आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कंजुगेंट्स का फॉर्म अगर शुगर हो, अगर शुगर अटैच होता है तो शुगर सिंपल शुगर भी हो सकता है और कंपाउंड शुगर भी हो सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये शुगर का फॉर्म अगर रिप्रेजेंट करता है, सिंपल शुगर और कंपाउंड शुगर। कंपाउंड शुगर का मतलब ओलिगोसैकेराइड और सिंपल शुगर का मतलब है मोनोसैकेराइड। तो ऐसे फॉर्म हो सकता है। अगर शुगर अटैच कर गया तो उसको कहा जाएगा ग्लाइकोलिपिड, इसका नाम ग्लाइकोलिपिड पड़ जाता है। तो जैसा कंजुगेंट्स है उस तरह से देखा जाता है। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स का एग्जांपल है सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। गैंग्लियोसाइड पे क्वेश्चन आया हुआ है कि वायरस का जो रिसेप्टर होता है वो एक्चुअली किसका बना होता है? ये एक्चुअली गैंग्लियोसाइड का बना होता है, यानी ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो सेरिब्रोसाइड नाम से पता चलता है, सेरिब्रम किसका पार्ट है? नाक का किसका? ब्रेन का। तो क्लियर है कि ये कहां पाया जाएगा? यानी ये आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन में ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर दो कंपोनेंट होता है। ग्रे मैटर को गैंग्लियोसाइड बनाता है, व्हाइट मैटर को सेरिब्रोसाइड बनाता है। इस तरह से ये ब्रेन में देखा जाता है। गैंग्लियोसाइड जो होगा ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन कहेंगे, इसमें देखा जाता है। एंड रिसेप्टर ऑफ वायरल पार्टिकल, मतलब वायरस का रिसेप्टर जो होता है वो बना होता है गैंग्लियोसाइड्स का। ठीक है, अभी आप लोगों को इतना से खाली काम चल जाएगा, लेकिन हम लोग के समय में जैसे एक क्वेश्चन है नाइमन पिक डिजीज। नाइमन पिक डिजीज का कारण क्या है? गॉचर डिजीज। वो क्वेश्चन इस प्रकार का आता था उस समय। तो ये इसका मतलब क्या है कि सेरिब्रोसाइड जो होता है अगर एक्सेसिव एक्यूमुलेट कर जाता है हमारे बॉडी में, तो ऐसे कंडीशन में नाइमन पिक डिजीज का केस होता है। गैंग्लियोसाइड्स का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो जाता है, कैंसर डिजीज का केस हो जाता है। और अगर इसका एक्यूमुलेशन जो होता है ये लिपिड्स के कोई भी कैटेगरी का और लीवर में ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर जाता है तो वो गॉचर डिजीज का कंडीशन होता है। तो इस तरह से ये सब डिफरेंट टाइप्स के वेराइटीज लिपिड के एब्नॉर्मलिटी पे पहले उस तरह से ये सब आता। तभी आपको इतना खाली नाम याद रहेगा तो उससे काम चल जाएगा। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है कंजुगेंट्स के टाइप के आधार पे लिपिड का ये कंपाउंड फॉर्म डिफरेंट रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से जैसे एनसीईआरटी में जो दिया है, अगर ये कंजुगेंट्स फास्फोरस हो, फास्फोरस एंड फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही लिखा है। अगर लिपिड में फास्फोरस एंड फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड
कंजुगेंट्स के रूप में होगा, यानी अटैच करेगा, तब उस कंडीशन में इसका नाम दिया जाएगा फॉस्फोलिपिड्स। और एनसीईआरटी में लिखा होगा कि फॉस्फोलिपिड्स क्या है, समलिपिड है। मेनी लिपिड्स को क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंपल लिपिड्स। स्टेरिफाइड सिंपल लिपिड्स में मेनी लिपिड्स लिखता है और इसमें सम लिपिड्स लिखता है। मतलब यहाँ पर सम लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स है ऐसा कहता है। अब इस फॉस्फोलिपिड का जो कैटेगरी देखा जाता है, वहां पे आपको स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ओनली लेसिथिन का दिखाया है, लेकिन दूसरे का स्ट्रक्चर नहीं लिख करके लिख दिया है लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और वो लिख दिया है न्यूरल टिश्यू। तो वो स्टेटमेंट जो लिख रहा है हम उसी चीज को डायग्रामेटिकली दोनों के बारे में, वो मोर कॉम्प्लेक्स क्या है और ये जो आपको लेसिथिन का फॉर्म है वो क्या है। तो फॉस्फोलिपिड एक्चुअली दो प्रकार का है, जस्ट एनसीईआरटी कंटेंट को ही हम बता रहे हैं, लेकिन उसको डिस्क्राइब करके, मतलब उसके डायग्रामेटिक फॉर्म होता है। तो फॉस्फोलिपिड्स का दो फॉर्म होता है, हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कह सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, या इसे फॉस्फोग्लिसराइड कह सकते हैं, फॉस्फोग्लिसराइड आप कह सकते हैं। दूसरा है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड या स्फिंगोमाइलिन कह सकते हैं, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, ये आपका दो फॉस्फोलिपिड्स का कॉमन फॉर्म देखा जाता है। अब जैसे कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में आपको दिखाता है कि ग्लिसरो मतलब क्या है, अल्कोहल ग्लिसरॉल होगा, स्फिंगो मतलब क्या है, अल्कोहल स्फिंगोसिन होगा। तो ये आपको इस तरह से ये फैटी एसिड का अटैचमेंट होगा, और इस तरह का तो ये आपको अल्कोहल के साथ, ये हो गया ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड अटैच करेगा, जैसे ट्राइग्लिसराइड में एस्टर बॉन्ड बनाया था उस तरह से देखा जाएगा। तो ये सभी जो है वो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोरिक एसिड, इसके साथ अटैच कर गया कोलिन। यहां पर ये हो गया कोलिन, ये क्या है फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या है ग्लिसरॉल। समझ में आया? ठीक है, ध्यान दो, लिखने से ज्यादा ध्यान दीजिए। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ईस्टर बनाने का काम किया किसके साथ, फैटी एसिड। और याद रखिए कि फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकता है तो दूसरा अनसैचुरेटेड हो सकता है, या दोनों सैचुरेटेड या दोनों, ये पॉसिबिलिटी है इसमें। ठीक है, तो ऐसे केस अगर देखा जाएगा, ये बॉन्ड जो बना वो चाहे फॉस्फेट के साथ बना हो चाहे फैटी एसिड के साथ बना, सभी का सभी कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा। ये ईस्टर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि ये दो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को क्या कहेंगे, डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड से फॉस्फोरिक एसिड अटैच करेगा, यानी ये फॉस्फोरिलेट हुआ किससे, डाइग्लिसराइड से। अब ये डाइग्लिसराइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ जब अटैच कर जाता है तो इसका नाम देते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड, इसका नाम देते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। क्या नाम पड़ा, फॉस्फेटिडिक एसिड भी एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड है। समझ गए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड को फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं। अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड जब कोलिन से अटैच कर जाता है, जब ये कोलिन से इसके अटैच कर गया तब इसको कहते हैं फॉस्फो, ये फॉस्फेटिडिक एसिड कोलिन से है तो ये नाम पड़ जाएगा फॉस्फोटिडाइल कोलिन। फॉस्फेटिडिक एसिड से कोलिन अटैच किया इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा, फॉस्फोटिडाइल। इसको क्या कहते हैं, फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ये फॉस्फोटिडाइल कोलिन जो होता है दैट इज लेसिथिन, इसी को क्या बोलते हैं, लेसिथिन का मतलब है फॉस्फोटिडाइल कोलिन, और आपको एनसीईआरटी में यही क्लियर कर दिया है। तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन यानी लेसिथिन के बारे में रिप्रेजेंट करता है, जो पाया जाता है किसमें, वो लिखा होगा एनसीईआरटी में फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। क्या लिखा है, तो सेल मेम्ब्रेन का मोस्ट अबंडेंट लिपिड होता है फॉस्फोटिडाइल कोलिन।
समझ गए? तो ये आपको इस तरह से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में क्या देखा जाता है कि यहाँ पर अल्कोहल स्फिंगोसिन है, ये आपको स्फिंगोसिन रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्रकार से। यहाँ ध्यान दीजिएगा पूरा फिगर पे, ये आपको स्फिंगोसिन में क्या रिप्रेजेंट करता, CH डबल बॉन्ड CH2 का वोल्ट 12 CH3, ये है स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन एक्चुअली एमिनेटेड अल्कोहल, इसमें एमाइन ग्रुप लगा रहता है, तो ये एमिनेटेड अल्कोहल हो गया, ठीक है। एक OH ग्रुप यहाँ पे होगा, ठीक है, 2 OH यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। स्फिंगोसिन जो है एमिनेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे केस में देखा जाता है कि ये जो एमाइन ग्रुप है, एमाइन ग्रुप यहाँ एस्टर बनाने का काम करता है। इस जगह पे जो अटैच करेगा, एमाइड ग्रुप जो होगा वो आपको फैटी एसिड से अटैच करता है। अब यहाँ पे फैटी एसिड से, जहाँ हम लोग कह रहे थे क्या कि फैटी एसिड और एमाइड के बीच में बॉन्ड बनता है, तो कौन बॉन्ड बता रहे हैं, उसका नाम क्या दिया? फैटी एसिड और एमाइड के बीच में पेप्टाइड। प्रोटीन में हो रहा था ना, एमाइड का NH, एमाइड का H और कार्बोक्सिल का OH, ये अटैच कर रहा था, इसको क्या कहा? एमाइड। ये लिपिड है, लेकिन यहाँ पर एस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बॉन्ड जो कहलाएगा एमाइड बॉन्ड बनाएगा, यानी पेप्टाइड बॉन्ड। समझ गया? ये आपको पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्फिंगोलिपिड में एस्टर बॉन्ड नहीं होता, एस्टर बॉन्ड फॉस्फोरिक एसिड के साथ होता है। समझ गए? तो यहाँ पर पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड से फैटी एसिड अटैच करता है। ये हो गया फैटी एसिड। अब ये फैटी एसिड जिस तरह का फैटी एसिड होगा नाम वैसा होगा, लेकिन हमारे ब्रेन में मेनली ये पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में मेनली पाया जाता है। वो फैटी एसिड सेरिब्रो, ये जो आपको देखा था सेरिब्रोनिक एसिड होता है, सेरिब्रोनिक एसिड, फैटी एसिड जनरली इसे अटैच करता है। तो यहाँ पर ये जो OH है इसके साथ अटैच करेगा कौन? फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड जिस तरह से अटैच कर गया, इससे अटैच कर जाता है कोलिन। ये क्या हो गया? कोलिन। ये क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। ये हो गया स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन कैसा अल्कोहल है? एमिनेटेड अल्कोहल, एमिनेटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यहाँ पर ये बॉन्ड जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है? एस्टर। ये बॉन्ड क्या होगा? एस्टर। ये एस्टर बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो फैटी एसिड अटैच किया वो कौन सा बॉन्ड बना है? पेप्टाइड। क्लियर? ये आपको इस तरह से देखा जाता है। अब ये फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन, ये जो बनाता है इसको कहते हैं फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, फॉस्फोकोलिन बन गया, फॉस्फोकोलिन को रिप्रेजेंट करता है फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलिन। और फॉस्फोकोलिन और स्फिंगोसिन जब अटैच करता है तब स्फिंगोमाइलिन बन गया, इसको कहते हैं स्फिंगोमाइलिन। यहाँ टर्म क्या यूज किया है? स्फिंगोमाइलिन। ये आपको स्फिंगोमाइलिन का मतलब हुआ माइलिन। माइलिन के नाम सुने थे? माइलिन सिक। माइलिन का नाम मतलब वो उसमें जो पाया जाता है लिपिड, एक्चुअली कौन सा लिपिड है? स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है। समझ में आया? तो ये जो केस है जो NCERT में लिखा है, लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक्चुअली इसके बारे में बता रहा है। तो एक फॉस्फोलिपिड हो गया ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा हो गया स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, यानी हम इसको कहते हैं, यही आपको लिखा है, लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये जो NCERT का स्टेटमेंट है एक्चुअली इसके बारे में बता रहा है, और उसका एग्जांपल दिया है क्या? न्यूरल टिश्यू। यानी ये न्यूरल टिश्यू में देखा जाता है, क्लोरोप्लास्ट में देखा जाता है, यानी ये न्यूरल टिश्यू और क्लोरोप्लास्ट में जो स्फिंगोमाइलिन है उसका नाम क्या है? माइलिन। समझ गए? प्लास्टिड जब करोगे तो प्लास्टिड के मेम्ब्रेन कंपोजिशन में माइलिन मिलेगा, तो ये माइलिन जो रिप्रेजेंट करता एक्चुअली स्फिंगोमाइलिन को रिप्रेजेंट करता। समझ में आया? तो वो इस तरह से NCERT का मोर कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर बता रहा है एक्चुअली स्फिंगोमाइलिन के बारे में।
क्लियर हुआ? कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, कंप्लीट। कार्डियोलिपिन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सेफेलिन जो होता है वो मेम्ब्रेन में आपको इसका कंपोजिशन शो करता है कि इसका जनरली इनर बॉर्डर जो होता है उसमें इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये सभी का सभी इसको हमने क्या किया है फॉस्फोटिडाइल कोलिन कंपाउंड, ये फॉस्फोटिडाइल इथेनोलेमीन होता है। कार्डियोलिपिन जो होता है फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल होता है। जैसे ये क्वेश्चन माने में आया था तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन कार्डियोलिपिन। तो ये 3 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉस्फोटिडाइल ग्लिसरॉल। तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है इस तरह से। लाइसोलेसिथिन होता है वो भी फॉस्फोलिपिड है। प्लाज्मेलोजेन है ये भी फॉस्फोलिपिड है। सर्फेक्टेंट जो आपके लंग्स के एल्वियोलर सरफेस पे पाया जाता है वो भी फॉस्फोलिपिड है। मतलब हम सर्फेक्टेंट को कहते हैं लेसिथिन ऑफ एल्वियोलर सरफेस, समझ गए? तो वो एल्वियोलर सरफेस पे वो एक प्रकार से एक इसमें से एक भी अगर कोई फैटी एसिड लॉस कर जाता है तो उसको लाइसोलेसिथिन कहते हैं। एक भी फैटी एसिड कम हो गया तो लाइसोलेसिथिन हो जाता है। और उसके साथ अगर कोई अदर कंपोनेंट अटैच कर जाता है तो वो ये सब को सर्फेक्टेंट कहलाता है। इस तरह से
ये आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये सब कंपाउंड की फॉस्फोलिपिड का ही फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, जो मेम्ब्रेन के अलग अलग पोजीशन पे देखा जाता है। नेक्स्ट है डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स का मतलब हो गया कि डेराइव्ड लिपिड्स ये ईस्टर नहीं होता है। डेराइव्ड लिपिड्स को हम ईस्टर नहीं कहते हैं, लेकिन ये सिंपल लिपिड एंड कंपाउंड लिपिड से ही डिराइव होता है, इसलिए नाम पड़ गया है डेराइव्ड। एक प्रकार का मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स माना जा सकता है, प्रोडक्ट माना जा सकता है किसका, सिंपल लिपिड का, कंपाउंड लिपिड का, उसका ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है। जो स्टीरॉल होता है वो स्टीरॉल एक प्रकार से, स्टीरॉल का मतलब क्या है, स्टीरॉल अगर कहते हैं तो इसका मतलब होता है स्टेरॉइड प्लस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। स्टेरॉइड के साथ अगर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन लगा रहेगा तो इसी का नाम स्टीरॉल दिया जाता है। स्टेरॉइड प्लस हाइड्रोकार्बन साइड चेन का नाम पड़ गया स्टीरॉल। स्टीरॉल ये बनाने का काम करता है फॉर मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एनाबोलाइट्स, इसीलिए इसे डोपिंग में यूज करने, मतलब एनर्जी बूस्टर के रूप में यूज करने का काम करता है। ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक एनाबोलाइट्स का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। बेंस जॉनसन ने अपने बॉडी के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जब ये एथलीट में पार्टिसिपेट किया था तो उसका परफॉर्मेंस जनरल परफॉर्मेंस से 10 टाइम्स इंप्रूव कर गया। 10 टाइम्स इंप्रूव करने का कारण यही था कि उसने स्टेरॉइड लिया और स्टेरॉइड लेकर के बॉडी का परफॉर्मेंस जनरल परफॉर्मेंस से 10 टाइम इंप्रूव करने का काम किया था। मतलब यहाँ पर इस तरह का जो कंडीशन है, उसी बेन जॉनसन के उस एक्टिविटी के बाद ही इस पर डोपिंग ने इसको ला दिया कि एक प्रकार का डोप टेस्ट में इसको डिटेक्ट किया जाता है। अदरवाइज पहले जितने एथलीट्स और ये स्पोर्ट्समैन होते थे ये सब यूज करने का काम करता था। अब क्या है कि डोपिंग में इसका कंसंट्रेशन डिटेक्ट हो गया तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर एक प्रकार का एनर्जी सोर्स का फॉर्म होता है। इसके बारे में ये स्टीरॉल दो प्रकार का है, कोलेस्टेरॉल और अल्कोस्टेरॉल। ये आपको कोलेस्टेरॉल के बारे में एनसीईआरटी में लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट ओनली कोलेस्टेरॉल आपको पढ़ने के लिए इसमें दिया है। तो उसके बारे में लिखा है कि ये लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज को शो करता है। एक्चुअली स्टीरॉल वो कोलेस्टेरॉल है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर में पाया जाता है लिपिड लाइक प्रॉपर्टी। लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज है, एग्जैक्टली ये लिपिड को शो नहीं करता है, यानी हम इसको लिपिड का डेराइव फॉर्म मानते हैं, डेरिवेटिव मानते हैं। तो ये जो स्टीरॉल देखा जाता है यहाँ पर ये सेंटेंस एनसीईआरटी में कोलेस्टेरॉल के लिए लिखा है। हम स्टीरॉल में इसलिए लिखे कि वो कोलेस्टेरॉल भी स्टीरॉल का ही फॉर्म है, क्योंकि स्टीरॉल दो तरह का होता है, एक हो गया कोलेस्टेरॉल और एक होता अर्गोस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल को हम एनिमल स्टीरॉल कहते हैं, ये एनिमल स्टीरॉल कहलाता है, और अर्गोस्टेरॉल को फाइटोस्टेरॉल कहते हैं। फाइटोस्टेरॉल रिप्रेजेंट करता मतलब प्लांट स्टीरॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इस तरह से अर्गोस्टेरॉल और फाइटोस्टेरॉल जो देखा जाता है, जैसे अर्गोस्टेरॉल में आपको मिलेगा डायस्टेरिन। डायस्टेरिन जो कि मेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स में यूज किया जाता है। मेल का एंटी फर्टिलिटी पिल्स जो होता है, यानी स्पर्म के प्रोडक्शन को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है डायस्टेरिन। ये एक प्रकार का मेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स में यूज किया जाता, जिसको ऑब्टेन किया जाता है डायस्पोरिया प्लांट से, जिसको याम प्लांट बोलते हैं। ठीक है, ये डायस्टेरिन किससे ऑब्टेन किया जाता, डायस्पोरिया प्लांट, याम प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। एक है डिजिटेलिन। डिजिटेलिन, ये डिजिटेलिन जो होता है हार्ट स्टिमुलेट का काम करता है, हार्ट स्टिमुलेट का काम करता है, जो लीफ से ऑब्टेन किया जाता है। फॉक्सग्लोव नाम का प्लांट होता है, फॉक्सग्लोव। फॉक्सग्लोव जिसको कहते हैं डिजिटेलिस लैंटाना, डिजिटेलिस लैंटाना कह सकते हैं, डिजिटेलिस पर्पोरिया कह सकते हैं। उस प्लांट के लीफ से एक केमिकल ऑब्टेन किया जाता है जिसका नाम है डिजिटेलिन। ये हार्ट किसी का चॉक कर जाता है, हार्ट अगर बीट करना बंद कर जाता है, यानी कि हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं, अगर हो गया
या कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उस कंडीशन में डिजिटली इंजेक्ट करके उसके हार्ट बीट को जनरेट किया जाता है। तो ये हार्ट स्टिमुलेट का काम करता है डिजिटली, जो अर्गोस्टेरॉल का फॉर्म रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? कोलेस्टेरॉल जो होता है वो एक्चुअली मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड माना जाता है, इसको हम मोस्ट अबंडेंट स्टेरॉइड कह सकते हैं और एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का सबसे अबंडेंट फॉर्म में जो स्टेरॉइड होता है वो कोलेस्टेरॉल को रिप्रेजेंट करता है, जो पाया जाता है एनिमल एंड माइकोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। एनिमल और माइकोप्लाज्मा के सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। ये आपको सिंथेसाइज होता है, सिंथेसाइज फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम या एसिटेट से बनता है इन लीवर। लीवर में एसिटाइल कोएंजाइम या एसिटेट से कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है। ये आरबीसी के मेम्ब्रेन को यानी डोनेट मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी आरबीसी का मेम्ब्रेन को प्रीमेच्योर रप्चरिंग से बचाने का काम करता है। इस तरह का इंपोर्टेंस होता है। ये कोलेस्टेरॉल आपको प्रीकर्सर होता है मोस्ट ऑफ द स्टेरॉइड हार्मोन का। जैसे कहने का मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स का जितने भी हार्मोन है, चाहे गोनाडोकोर्टिकॉइड का, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, ये सभी का सभी क्या है? कोलेस्टेरॉल उसका प्रीकर्सर रिप्रेजेंट करता है। बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, टियोसोन, ये सब ऐसे केमिकल है सबका। विटामिन बी जैसे कंपोनेंट का ये प्रीकर्सर का काम करता है। समझ गए? यानी स्टेरॉइड सोर्स जो एनिमल में होता है वो मेनली स्टेरॉइड किसका बना हुआ रहेगा? कोलेस्टेरॉल का। एक लाइन हम यहाँ पे लिख दिया है, क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से आता है विटामिन डी का प्रीकर्सर कौन, तो कहेंगे कोलेस्टेरॉल। समझ गए? सेक्स हार्मोन का प्रीकर्सर कौन? कोलेस्टेरॉल। इस तरह से ये जो भी क्वेश्चन इस प्रकार का आता है वो आप इसमें ले सकते हो। तो ये कोलेस्टेरॉल और अर्गोस्टेरॉल ये दो प्रकार का आपको ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एनसीईआरटी में कोलेस्टेरॉल के बारे में फिगर ओनली दिया है, बहुत ज्यादा उसमें कुछ लिखा नहीं है। तो ये 3 रिंग इसमें होता है, जिसको कहते हैं पर हाइड्रोपिनेथ्रीन रिंग। तीन रिंग हो गया पर हाइड्रोपिनेथ्रीन रिंग और एक रिंग हो गया साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन और पर हाइड्रोपिनेथ्रीन रिंग को कहते हैं स्टेरॉइड, इसका नाम दिया जाता स्टेरॉइड। और अब हमने कहा था कि इसमें क्या होता है? स्टेरॉल तब होता है जब लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन से अटैच करता है। तो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन यहां से इसमें अटैच करता है। ये आपको इस तरह से लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन इसमें अटैच करता है। ये हाइड्रोकार्बन साइड चेन यहां अटैच कर गया, अब ये बन गया स्टेरॉल। ठीक है? ये आपको डायग्राम किसका दिया है एनसीईआरटी में? कोलेस्टेरॉल। तो दोनों में मात्र इतना ही अंतर है कि कोलेस्टेरॉल में 27 कार्बन होता है, 45 हाइड्रोजन होता है। अर्गोस्टेरॉल में 28 कार्बन होता है और 43 हाइड्रोजन होता है।
मतलब डबल अमाउंट में सिर्फ डिफरेंस होता है, समझ गए। तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करता है कि पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग 3 हो गया, एक साइक्लोपेक्टिन हो गया, ये दोनों मिलकर के स्टेरॉइड न्यूक्लियस बनाता और इस स्टेरॉइड न्यूक्लियस से हाइड्रोकार्बन साइड चेन अटैच कर गया, बना दिया स्टीरॉल को, समझ गए। ये स्टीरॉल आइदर कोलेस्टेरॉल या स्टेरॉइड अर्गोस्टेरॉल को रिप्रेजेंट कर सकता है। हो गया? और कुछ पढ़ना है इसमें? नहीं, दैट इज नंबर 1। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं।
देखो डिप्लीकेसी ये एक्चुअली ट्रू मैक्रोमोलेक्युलर फ्रैक्शन होता है। हम लोग ऑलरेडी जब रिटेंटेड देखा था तो उसमें कहा था रिटेंटेड में और मैक्रोमोलेक्युलर दोनों में ये डिप्लीकेसी रहता है। तो किसी भी टिश्यू और सेल का ये मैक्रोमोलेक्युलर फ्रैक्शन के रूप में डिप्लीकेसी देखा जाएगा। और ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था फ्रेडरिक मिस्टर के द्वारा। फ्रेडरिक मिस्टर इसको बस स्केल के WBC का जो न्यूक्लियस था उससे एक केमिकल के फॉर्म में निकाला। वो वाइट केमिकल्स का फॉर्म था। उस
केमिकल्स को जब वो आइसोलेट किया उसके बाद उसका नाम न्यूक्लियस से निकाला गया था, इसलिए इसका नाम रखा न्यूक्लिन। ठीक है, ये न्यूक्लिन का कुछ समय के बाद फ्रेडरिक मिशर ने इसका ऑब्जर्वेशन किया तो देखा कि इसका नेचर एसिडिक है। एसिडिक नेचर ऑब्जर्व करने के बाद इसका नाम रख दिया न्यूक्लिनिक एसिड। इस न्यूक्लिनिक एसिड को ये सेम कंपोजिशन को एल्टमैन के द्वारा स्टडी किया गया और बाद में इसका मतलब एल्टमैन ने कंपोजिशन बताते हुए इसके नाम को बदल दिया और नाम बदल के रख दिया, यानी न्यूक्लिक एसिड का नाम किसके द्वारा दिया गया है? एल्टमैन के द्वारा दिया गया। ये न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया और वो राइबोन्यूक्लिक एसिड का फॉर्म रिप्रेजेंट करता। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोसुगर पाया जाता है, उसमें राइबोसुगर होता है। इसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन होगा, जबकि इसमें डिफरेंस है यूरासिल का। तो यहाँ यूरासिल होता है और यहाँ थायमिन होता है। बेसिक डिफरेंस नाइट्रोजनस बेस में इस प्रकार का होगा। तो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल यानी डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता। सिर्फ 5x174 वायरस और S30 वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, उसके केस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का ये कैरेक्टर शो करेगा। सिंगल ये आरएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन रियो वायरस में, राइसडॉर्फ वायरस में या क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए का एक फॉर्म होता है क्लोवर लीफ मॉडल, तो वो उसके केस में आपको डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। और ये डीएनए ऑटो डुप्लीकेटिंग है, मतलब डीएनए से डीएनए यानी डीएनए टेम्पलेट पे ही डीएनए तैयार होता है। ये हेटेरो डुप्लीकेटिंग है, मतलब डीएनए टेम्पलेट के ऊपर आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो उस तरह का देखा जाता है। ये इनइफेक्टिव होता है ये KOH मीडियम में, मतलब KOH मीडियम इसको कोई इफेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस मीडियम में इसका जो यूरासिल होता है वो डिसॉल्व होने लगता है। यूरासिल डिसॉल्व होने के कारण आरएनए क्या हो जाता है? फ्रैगमेंटेड होना चालू हो जाता है। डीएनए को पल्सन पॉजिटिव कहते हैं। पल्सन पॉजिटिव का मतलब अगर होमोजेनाइज किया, सेल को होमोजेनाइज करने के बाद अगर फुलसेल रिएजेंट डालेंगे, फुलसेल रिएजेंट को जिसको बेसिक प्रोसेसिंग कहते हैं, ये रिएजेंट डालने के बाद उसका कलर पर्पल कलर का या वायलेट कलर का आता है, तो इसका मतलब इसमें डीएनए उस सेल कंटेंट में प्रेजेंट है। अगर वही सेम कंटेंट में अगर फुलसेल रिएजेंट डाला कोई कलर नहीं आया, इसका मतलब डीएनए प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वहां आरएनए हो सकता है। तो ये आरएनए इंक्लूजन नेगेटिव कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। डीएनए आपको न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में देखा जाता है। आरएनए न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में देखा जा सकता है। ये आपको जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। ये जेनेटिक मटेरियल और नॉन जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में देखा जा सकता है। एक जो इसमें कैरेक्टर है कि डीएनए जो होता है ये फॉलो करता है बेस पेयरिंग रूल को। बेस पेयरिंग रूल चारगाफ प्रिंसिपल कहते हैं, चारगाफ प्रिंसिपल, इसको ये फॉलो करता है। ये केस इसमें नहीं होगा, इसके केस में ये एब्सेंट होता है, मतलब आप नंबर में डिफरेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर बेस पेयरिंग रूल या चारगाफ प्रिंसिपल आरएनए फॉलो नहीं करता। तो डीएनए ऑलवेज जेनेटिक मटेरियल के रूप में होगा। आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है और नॉन जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक मटेरियल के रूप में जैसे अभी बताया राइसडॉर्फ वायरस, रियो वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ाइक वायरस, ये सब आपको जो देखा जाता है उसमें जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करेगा। नॉन जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो आरएनए होता है ये तीन प्रकार का यूजुअली देखा जाता है। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए का फॉर्म होता है। मैसेंजर आरएनए जो कि सबसे लार्जेस्ट होता है और ये लीस्ट अबंडेंट होता है। 2.5 से लेकर के 10% तक इसका कंसंट्रेशन सेल के अंदर वैरी करेगा। इसका काम क्या करता है? मैसेंजर नाम पर है कि मैसेज कैरी करता है, यानी मैसेज कोडॉन के रूप में लाने का काम करता है। कहां से? न्यूक्लियस से राइबोसोमल सरफेस पे, प्रोटीन फैक्ट्री के ऊपर जहां प्रोटीन बनाना होगा, तो वो मैसेज कैरी करने का काम करता है। राइबोसोमल आरएनए ये मोस्ट स्टेबल आरएनए का फॉर्म रिप्रेजेंट करता, सबसे अधिक होता है, मोस्ट अबंडेंट होता है, 80% ऑफ टोटल आरएनए रिप्रेजेंट करता है। जो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम ये उसको देने का काम करेगा और प्रोटीन सिंथेसिस के मैकेनिज्म में अटैचमेंट के साइड पे हेल्प करने का काम करता है। तो इस तरह से ये आपको राइबोसोमल आरएनए का इंपॉर्टेंस होगा। ट्रांसफर आरएनए सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए होता है। ये मात्र 80 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ आरएनए का फॉर्म होता है जो 10 to 15% रिप्रेजेंट करता है। जितने प्रकार का अमीनो एसिड होगा उतने प्रकार का ट्रांसफर आरएनए होता है। कारण क्या है? ये ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड को। हर अमीनो एसिड के लिए एक प्रकार का ट्रांसफर आरएनए होता है। इसलिए जितना टाइप का अमीनो एसिड उतने प्रकार का, कितने प्रकार का अमीनो एसिड होता है?
20 टाइम्स का, ट्रांसफर आरएनए भी 20 टाइम्स का होगा, यानी ये अमीनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोमल सरफेस पे ट्रांसफर करने का काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसलिए इसका नाम ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, एडेप्टर आरएनए पकड़ के ले जाता है, एडेप्टर आरएनए या सोलेबल आरएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम लोग कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन से देखेंगे। बोलो इसमें क्या समझने में दिक्कत है किसी को? सेल को तोड़ने की प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन में उस प्रोडक्ट को सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाउन करके तोड़ दिया जाता, तोड़ने को होमोजेनाइजेशन कहते हैं और उस प्रोडक्ट को होमोजेनाइजेशन सरफेस तू तिथं फसल्याबरोबर म्हणजे अभी आले लगेच दिसलं तेव्हा तुम्ही पण लक्ष दिलं त्याच्या आधी असं दिलं त्याच्या आधी काही काढतं का कलर विलर ते काढतं का नाही त्याच्या लिहिलं का नाही काय म्हटलं काहीच नाही सोडत मी असं इवन रोज चालतच नाही आप फोटो खींचो ग्रुप पे डाल दो ग्रुप में